हैं। ट्रांसफार्मर आयल, ट्रांसफार्मर में देखिए ट्रांसफार्मर में क्या आयल होता है ना, किस लिए होता है? ट्रांसफार्मर के बाइंडिंग को ठंडा करने के लिए, और वो भी इंसुलेटेड होता है। तो प्रयोग किए जाने वाले आयल कौन कौन से हैं? खनिज तेल, सिंथेटिक तेल। तो क्या कर रहा है, यह पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त किया जाता है। यह शुद्ध एवं नमी रहित, मतलब उसमें पानी या नमी की कोई मात्रा नहीं रहती, नमी रहित होना आवश्यक है। यह ज्वलनशील नहीं होता। जो ट्रांसफार्मर में आयल इस्तेमाल करेंगे वहाँ ज्वलनशील नहीं होता। ज्वलनशील अगर होगा तो उसमें आग लग जाएगा, इसीलिए ज्वलनशील नहीं होना चाहिए। और न ही सरलता से वाष्पित, न तो हवा कपूर की तरह उड़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं आयल धीरे धीरे उड़ के ख़त्म हो जाएगा। ठीक, यह विशेष मतलब यह एक क्या है, विशेष ग्रेड का मोबिल आयल ही होता है जो ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल किया जाता है। एक कह रहा है सिंथेटिक तेल, यह सिलिकॉन और हाइड्रोकार्बन द्रवों से तैयार किया जाता है। महंगा होने के कारण इसका उपयोग प्रायः भूमिगत प्रकार के खदान सुरंगों में स्थापित किए जाने वाले ट्रांसफार्मर में किया जाता है। सिंथेटिक तेल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि यह महंगा होता है, ज़्यादातर खनिज तेल का इस्तेमाल किया जाता है। जो आयल होना चाहिए उसका क्या गुण होना चाहिए? न तो वाष्प बने के उड़े, न तो उसमें नमी होना चाहिए, न तो आग से पकड़ना चाहिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अच्छे ट्रांसफार्मर आयल के क्या क्या गुण होना चाहिए, वही चीज़ आ गया। पहला, अच्छा चालक होना चाहिए, मतलब जो आयल हो उसमें करंट ना प्रवाहित हो। ठीक, नहीं अगर करंट प्रवाहित होगा भैया, बाइंडिंग से करंट आयल, आयल से बॉडी, बॉडी से जो आदमी गया, पता चला ट्रांसफार्मर में टेम्परेचर नोट कर रहा है और ऐसे छुआ गया, छुआ नहीं गलती से टच कर गया, तब तो उसका खेला खत्म। तो इसीलिए वो चालक नहीं होना चाहिए आयल, आयल अचालक होना चाहिए। दूसरा, उच्च विशिष्ट ऊष्मा रखने वाला होना चाहिए, मतलब ऊष्मा का अच्छा चालक होना चाहिए। अभी हमने आपको बताया कि अचालक मतलब करंट के लिए अचालक हो, करंट उसमें ना बहे लेकिन ऊष्मा बह पाए, मतलब कि जो बाइंडिंग अंदर रहती है उसका ऊष्मा आयल से, आयल अगर उसको आसानी से जाने देगा तभी तो बाहर आएगी ऊष्मा। इसीलिए ऊष्मा के लिए चालक, आयल के लिए कुचालक, मतलब ऊष्मा के लिए चालक, करंट के लिए कुचालक, करंट ना बहे लेकिन ऊष्मा आदान प्रदान होता रहे। ठीक, तीसरा क्या रहा? उच्च ज्वलन बिंदु रखने, मतलब ये नहीं 25 डिग्री पे जल जाए, अरे 90-110 डिग्री पे उच्च ज्वलन, जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा ताप पर वो जले, ही नहीं कि तुरंत 50 डिग्री 70 डिग्री हुआ जल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। फायरिंग पॉइंट ज़्यादा रहना चाहिए। निम्न विस्कोसिटी रखने वाला, मतलब सरलता से प्रवाहित होने वाला होना चाहिए, मतलब लिक्विड के रूप में होना चाहिए। ये नहीं बहुत हार्ड है ग्रीस की तरह उसको ऐसे कांचो भी रखो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आयल, मोबिल आयल मतलब कि नॉर्मल भर सकें ऐसा होना चाहिए टैंक में। ठीक, बाहर निकालना हो तो ड्रेन कर सकें उसको, इसीलिए क्या होना चाहिए? सरलता से प्रवाहित होने वाला होना चाहिए। पांचवा क्या कह रहा है? वायु में रखे जाने पर कम से कम नमी सोखने वाला हो, समय समय पर ट्रांसफार्मर आयर की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ नापते रहना चाहिए। इस कार्य के लिए तेल का परीक्षण यंत्र, ट्रांसफार्मर में जो आयल होता है उसका परीक्षण किया जाता है कि उसमें नमी उमी तो नहीं हो। ठीक, इसके परीक्षण किया जाता है। ठीक, उसको नमी में रख के, वायु में रख के नमी आ जाए उसके बाद टेस्ट किया जाता है, मतलब निकाल के थोड़ा थोड़ा, तो उसको टेस्ट करते रहना चाहिए कहीं नहीं नमी तो नहीं आ गया है। नमी आ जाएगा कोरिजन हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ट्रांसफार्मर जल जाएगा। एक ट्रांसफार्मर कई करोड़ के होते हैं तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। सुरक्षा बहुत ज़रूरी है इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट में और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक सभी में। अब आते हैं ट्रांसफार्मर में क्षतियाँ। ट्रांसफार्मर में हमने आपको बताया था हमारा क्या, ट्रांसफार्मर क्षतियाँ, मतलब ट्रांसफार्मर में कौन कौन सी क्षति होती हैं। अरे भैया कोई भी चीज़ है
आइडियल तो होगा नहीं, कुछ कुछ लॉसेस होगा। तो ट्रांसफार्मर में भी लॉसेस होता है। कौन कौन सा? पहला होता है लौह हानि, दूसरा होता है ताम्र हानि। ठीक, तो अब जान लेते हैं। देखिए कौन कौन सी हानि? पहला लौह हानि, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं आयरन लॉसेस। ठीक, ट्रांसफार्मर में जो आयरन लॉसेस होते हैं दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहला ईडी करंट, दूसरा हिस्टेरिसिस। अब हम जान लेते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर की लौह कोर के द्वारा पैदा होने वाली विद्युत शक्ति की क्षति लौह हानि कहलाती है। मतलब कि जो उसके कोर के द्वारा आज हानि हो रही है उसी को बोलते हैं हम लोग लौह हानि। मतलब लौह हानि क्या होता है? इसी कोर में होता है। किसमें? कोर में। क्या होता है? लौह हानि। और अब देखिए यह इसीलिए जब कोर में होता है तो कोर तो हम देखिए ये ऐसे है बाइंडिंग, तो इधर जब हम सप्लाई देते हैं अगर इधर ना भी लोड लगाएंगे, एसी जब सप्लाई देंगे तो फ्लक्स ऐसे बहेगा तो कोर चार्ज रहेगा। तो इसमें तो लॉसेस हमेशा बना रहेगा, चाहे लोड लगाइए चाहे ना लगाइए। ठीक, लॉसेस बना है ना, लोड हटा दिए तब भी, सेकेंडरी ओपन है मान लीजिए तब भी इसमें कोर में लॉसेस होगा। और कोर का ही लॉसेस लौह हानि मतलब आयरन लॉसेस बोला जाता है। तो इसीलिए इसको नो लोड लॉस बोलते हैं। नो लोड हानियां भी बोलते हैं। नो लोड हानियां भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो लौह हानि है वो मतलब बिना लोड पे भी चालू होता रहता है, इसीलिए उसको नो लोड लॉसेस बोलते हैं। देखिए इस छत का मान प्रत्येक लो पर समान रहता है, इसलिए इसे नो लोड छत भी कहते हैं। अर्थात लौह हानि को ही नो लोड आयरन लॉस, इसको बराबर में लिख दे रहे हैं हम, याद रखिएगा, आप लोग भी लिख लीजिएगा। नो लोड लॉस, इसी को हम लोग नो लोड लॉस बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब जान लेते हैं ये जो नो लोड लॉसेस है दो प्रकार के होते हैं। मतलब इसी कोर में कितने प्रकार के लॉस होते हैं? इस कोर में भैया दो प्रकार के लॉस होते हैं। अब जान लेते हैं कौन कौन से। इस कोर में दो प्रकार के लॉस होते हैं। पहला होते हैं हिस्टेरिसिस मतलब एडी करंट लॉस। दूसरा होता है हमारा हिस्टेरिसिस। क्या? हिस्टेरेसिस। थोड़ा लिख लीजिएगा, ठीक ना? हिस्टेरिसिस, ये हिस्टेरिसिस दो प्रकार के लॉसेस हो गए। अब देखिए एडी करंट लॉस किसको मतलब पहला लॉस किसको बोलते हैं? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या कहता है? किसी प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र में अवस्थित चालक में विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है और इसके अनुरूप ट्रांसफार्मर कोर में विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। इस विद्युत वाहक बल के कारण कोर में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराएं अनावश्यक रूप से विद्युत शक्ति की खपत करती है। कुल मिला के हमको कहानी नहीं पढ़ना है। इसके कहने का मतलब ये है कि जब हम मान लीजिए इधर बाइंडिंग में सप्लाई देते हैं, ठीक, जब सप्लाई देंगे तो इसमें फ्लक्स पैदा हो जाएगा, कोर में फ्लक्स पैदा होगा। फ्लक्स के कारण उसमें क्या होता है? विद्युत वाहक बल पैदा होकर उसमें धारा, इसी कोर में कुछ धारा बहती है जो क्या है? हानियों का कारण है। फालतू में कोर में हानि बह रही है भैया, हमको तो चाहिए क्वाइल में। कहाँ चाहिए? क्वाइल में करंट। कुछ करंट कोर में जो बह रही है वही हमारा लॉसेस है। उसी लॉसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ईडी करंट लॉसेस। क्या बोलते हैं? एडी करंट लॉसेस। उसका फार्मूला क्या होता है? बी मैक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर। फार्मूला बहुत जरूरी है एडी करंट लॉसेस का, लिख लीजिएगा। ई डब्ल्यू ई का हो गया मतलब एडी धारा क्षति वाट में, डब्ल्यू ई बराबर बी मैक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर टी।
बी मैक्स क्या है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है जिसका मात्रक क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक, अब आते हैं फिर हिस्टेरिसिस लॉसेस पे, ये सब हटा देते हैं, ये सब क्या करें, हटा दें। इतना तो समझ में आ गया है ना, इतना समझ में आ गया होगा। ये फ्रीक्वेंसी है और इसके बाद क्या था, टी। टी क्या है, टी हमारा कोर की मोटाई है, कोर कितना मोटा है। इसीलिए ईडी करंट लॉस में हमने बताए थे कोर को पट्टी के रूप में बनाया जाता है, इसीलिए यहाँ पे टी दिया गया। टी क्या है, कोर की मोटाई, याद रखिएगा। अब आते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस क्या है भैया, देखिए, लौह आदि चुंबकीय पदार्थ के बार बार चुंबकित और विचुंबकित होने के विद्युत शक्ति को की जो खपत होती है, मतलब जब लो कोर है तो बार बार जब सप्लाई देंगे तो चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा बंद होने पे। यही जो हो रहा है चार्ज डिस्चार्ज लॉस हो रहा है ना, उसको चार्ज करना पड़ रहा है, उसमें फ्लक्स जनरेट करना पड़ रहा है, हो रहा है अपने आप सप्लाई देने पे, तो ये लॉसेस है हमारा। इसी को क्या बोलते हैं, हिस्टेरिसिस लॉसेस, जिसका फार्मूला क्या होता है, WH बराबर म्यू बी मैक्स 1.6 एफ वी। वी क्या है यहाँ पे, वी हमारा कोर का आयतन है, और एडी करंट में क्या था, टी मोटाई था, लेकिन हिस्टेरिसिस लॉस आयतन पे डिपेंड कर रहा है। बी में चुंबकीय फ्लक्स है या फ्रीक्वेंसी है। और एक बात अभी नहीं बताया था आपको, इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी यूज होती है कितना होता है सप्लाई, 50 हर्ट्ज। पूछ लेता है कभी कभी, ध्यान आ गया बता दिए। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं। हमने आपको बताया था ना ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के लॉसेस, लो हानि कापर हानि। लो हानि दो प्रकार के, ईडी करंट हिस्टेरिसिस। अब आते हैं कापर हानि। अब देखिए कापर हानि जब भी बनाएंगे कोर बहुत जरूरी है। आप लोग देखते हो कि गुरुजी बार बार क्या फिगर वहीं बना रहे हो, समझाने के लिए बना रहे हैं। ठीक, ये मान लीजिए V1 हो गया, V2 हो गया। ठीक, अब देखिए V1 V2 हो गया, कापर हानि किसे कहते हैं ये बताया जा रहा है। कापर हानि बराबर क्या होता है, फार्मूला I²R। ठीक, I²R कापर हानि बराबर फार्मूला होता है। अर्थात कापर हानि धारा पर डिपेंड कर रहा है, किस पे, धारा पे। वो सब क्या था, मोटाई पे आयतन पे कर रहे थे, लेकिन ये क्या कर रहा है, धारा पे। अर्थात धारा कब बहेगा, सेकेंडरी साइड, जब हम लोड देंगे। ओपन रहेगा तो धारा बहेगा नहीं, तो उस समय हम लोग किसी भी ट्रांसफार्मर में जब सेकेंडरी साइड ओपन रहता है तो हम लोग कापर लॉस को निगलेक्ट मान लेते हैं, बहुत कम रहता है कोर की अपेक्षा, तो उसको छोड़ देते हैं, केवल आयरन लॉस मानते हैं। ठीक, और जब इसमें लोड दे देंगे करंट प्रवाहित होगा, करंट प्रवाहित होगा तो कापर लॉस होगा। जब भी करंट प्रवाहित होगा तो कापर लॉस होगा। अब आते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। यह विद्युत शक्ति की वह क्षति है जो बाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण पैदा होती है। क्षति का मान लोड के साथ साथ बढ़ता है। जब लोड बढ़ेगा तो धारा का मान बढ़ेगा, धारा का मान बढ़ेगा तो क्या होगा, I²R लॉसेस बढ़ेगा। धारा का मान बढ़ा, लॉसेस बढ़ गया, क्योंकि I का मान अगर 2 है तो I² का मान 4 हो जाएगा। तेजी से बढ़ेगा लॉसेस, लोड बढ़ेगा तो लॉसेस बढ़ेगा, और उस लॉस को क्या बोलते हैं, कापर लॉस। इसका फार्मूला क्या है, I²P R² प्लस IS² RSP। मतलब AP मतलब प्राइमरी करंट, प्राइमरी जो बाइंडिंग में जो धारा प्रवाहित हो रहा है उसके कारण कापर लॉस। ये क्या है, सेकेंडरी बाइंडिंग में जो प्रवाहित हो रहा है उसके कारण, ये ऐसे से सेकेंडरी हो गया, उसके कारण लॉस। दोनों का जब जोड़ दिया है तो निकल गया है ट्रांसफार्मर, पूरे ट्रांसफार्मर का लॉसेस। ठीक, और कुछ है नहीं। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक, ये ट्रांसफार्मर में क्षतियों का मान ज्ञात करना। जो ट्रांसफार्मर में लॉसेस होता है, पहला आयरन लॉस, दूसरा कॉपर लॉस। ठीक, आयरन लॉस कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन से, एडी करंट, हिस्टेरिसिस। इन्हीं को ज्ञात करने के लिए कौन कौन सी विधियां देख लेते हैं। पहला क्या है, ओपन सर्किट टेस्ट। दूसरा क्या होता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट।
तो ओपन सर्किट टेस्ट क्या होता है जान लेते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि जो ट्रांसफार्मर रहता है उसके लो वोल्टेज साइड हम लोग क्या लगाएंगे, अमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर। अमीटर से क्या करेंगे, धारा मापेंगे, वोल्ट मीटर से वोल्टेज, और वाट मीटर से जो पावर होती है, ठीक। और सेकेंडरी साइड क्या होती है, जो हाई वोल्टेज, जिधर ज़्यादा वोल्टेज रहेगा उधर की कॉइल को हम लोग ओपन कर देते हैं। जब कॉइल ओपन कर देंगे तो उधर करंट प्रवाहित नहीं होगा, करंट प्रवाहित नहीं होगा तो कॉपर लॉस नहीं होगा सेकेंडरी साइड। और प्राइमरी साइड जो नो लोड करंट बहेगा उसके कारण कॉपर लॉस होगा तो बहुत कम होगा। अब देखिए क्या होता है, ये जो था हमारा ऐसे रहता है, ये हमारा हो गया वाट मीटर, ठीक। वाट मीटर यहाँ लगा दिए हम अमीटर, और इसके पैरेलल में लगा दिए हम वोल्ट मीटर। अमीटर को ए से लिख दिए हैं, वोल्ट मीटर को भी से, ठीक, वाट मीटर को डब्लू से, ठीक। और ये ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग है। और इधर साइड क्या है, इधर साइड हमारा हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज, इधर साइड लो वोल्टेज, ठीक। तो लो वोल्टेज यही याद रखिएगा, लो वोल्टेज। लो वोल्टेज साइड ओपन सर्किट में हम लोग क्या करते हैं, अमीटर जो इंस्ट्रूमेंट होगा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, अमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर किधर लगाएंगे, लो वोल्टेज साइड। जैसे इधर 220 वोल्ट मान लेते हैं और इधर 440 है, तो जिधर ज़्यादा रहेगा ओपन सर्किट टेस्ट में उसको ओपन रखेंगे, जिधर कम रहेगा उधर हम लोग अमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर लगा के, जब देखिए इधर ओपन है तो ओपन रहेगा तो करंट प्रवाहित नहीं होगा, लोड लगाएंगे तभी तो करंट बहेगा। तो हमारा कॉइल ओपन है, ओपन है इसलिए इधर करंट नहीं प्रवाहित होगा। इधर इस कॉइल के कारण कुछ करंट I0 प्रवाहित होगा, I0, जिसको बोलते हैं क्या, नो लोड करंट। कौन सा करंट, नो लोड, मतलब बिना लोड का, नो लोड धारा, ठीक। मतलब जब लोड नहीं है उस समय जो धारा बहती है उसको क्या कहेंगे, I0। यहाँ बहुत कम होती है। और कॉपर लॉस क्या होता है, कॉपर जो लॉस होता है ट्रांसफार्मर में I²R होता है। तो जब I का मान I0 है, I0 बहुत कम है, तो कॉपर लॉस हमारा क्या होता है, बहुत ही कम रहता है। इस कारण इसको हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट में निगलेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इसमें तो ओपन सर्किट टेस्ट में तब क्या लेते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट के द्वारा हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, आयरन लॉस। क्या करते हैं, आयरन लॉस ज्ञात करते हैं। मतलब देखिए जब वो ओपन है, इधर प्राइमरी साइड तो हमारा धारा प्रवाहित हो रही है, जिसके कारण कोर, हमारा कोर में फ्लक्स जा ही रहा है। तो कोर में दो प्रकार के लॉसेस होते हैं, बताए थे आपको, पहला हिस्टेरेसिस, दूसरा एडी करंट। उन्हीं को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं। समझ में आया ना, यही चीज लिखा गया है। देखिए ट्रांसफार्मर की लोड रहित मतलब नो लोड में लौ क्षति का मान ज्ञात किया जाता है, मतलब आयरन लॉस का मान इसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, ठीक। और क्या करा है, प्राइमरी को उस पर अंकित वोल्टेज सोर्स से संयोजित किया जाता है। यही जो वोल्टेज लगाए हैं प्राइमरी साइड, वही बोल रहा है, मतलब प्राइमरी साइड वोल्टेज लगा दिया जाता है, ठीक। इसके बाद क्या करा है, अंकित वोल्टेज सोर्स से संयोजित कर प्राइमरी को ओपन, क्या करा है, प्राइमरी को ओपन रखकर लौ क्षति ज्ञात किया जाता है। मतलब कि जो जिधर हाई वोल्टेज होगा उसको ओपन रख देंगे, उसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे, लौ क्षति ज्ञात करेंगे, ठीक। अब देखते हैं इसके बाद पहला क्या हुआ, ओपन सर्किट टेस्ट। इससे हम लोग क्या पता चला, ओपन सर्किट टेस्ट द्वारा पहला चीज, हाई वोल्टेज साइड को, कॉइल को ओपन रखते हैं, लो वोल्टेज साइड क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट अमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, अमीटर से धारा ज्ञात करने के लिए, वोल्टेज से वोल्ट मीटर से वोल्टेज, वाट मीटर से शक्ति ज्ञात करने के लिए लगाते हैं। दूसरा चीज इससे और क्या ज्ञात होता है, आयरन लॉसेस। आयरन लॉसेस कौन कौन से लॉसेस हैं, हिस्टेरेसिस लॉस, एडी करंट लॉस, ठीक। इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ओपन सर्किट टेस्ट का। दूसरा क्या है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या करता है, जस्ट इसके विपरीत है, ठीक। जैसे अभी हमने बताया था ना, ये कॉइल देखिए कोर हो गया और इसमें हमारा क्या है, बाइंडिंग, ये बाइंडिंग हो गया, ठीक। इसके बाद देखिए
जब कोर हो गया, बाइंडिंग हो गया, यहाँ अमीटर लगा देंगे, अमीटर, फिर इसके बाद वाट मीटर लगाएंगे, ठीक। और यहीं अगर हम वोल्ट मीटर लगा देते हैं, वोल्ट मीटर, ठीक, ये है हमारा वाट मीटर, W से प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक। तो ये क्या करेगा, देखिए ये जो अमीटर वोल्ट मीटर ये सब लगाए हैं हमने, ठीक। तो इसमें जो होता है लो वोल्टेज साइड, क्या मान लेंगे, जैसे इधर हाई वोल्टेज, इसमें क्या है, इसको हाई वोल्टेज, और इसको अगर लो वोल्टेज मानेंगे तो जब शॉर्ट सर्किट करेंगे, ये मीटर मान लीजिए, शॉर्ट सर्किट टेस्ट जब भी हम करेंगे तो लो वोल्टेज साइड को शॉर्ट कर देंगे, किसको, जिधर कम कॉइल होगी, नंबर ऑफ टर्न क्या होगा, टर्न की संख्या कम होगी, उसको क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। और जिधर हाई वोल्टेज रहेगा उधर हम क्या करेंगे, हाई वोल्टेज साइड हम लोग वोल्ट मीटर, अमीटर, वाट मीटर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, धारा, वोल्टेज और शक्ति मापने के लिए, ठीक। इतना समझ में आया। अब देखिए जब शॉर्ट कर देंगे लो वोल्टेज साइड, द्वितीयक साइड अगर हम शॉर्ट कर दिए, ठीक, तो करंट प्रवाहित होगा, करंट का मान ज़्यादा होगा, शॉर्ट सर्किट में करंट का मान ज़्यादा होता है, ठीक। तो इसमें से हमारा करंट बहेगा, तो जो करंट बहेगा तो इसमें क्या होगा, कॉपर लॉस होगा, क्या होगा, कॉपर लॉस बराबर क्या होता है, I²R, आई का मान ज़्यादा है तो कॉपर लॉस क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, कॉपर लॉस ज्ञात करते हैं, ठीक, कॉपर लॉस। और इसमें जो कोर लॉस होगा, मतलब आयरन लॉसेस जो होगी बहुत ही कम होगी कॉपर लॉस के तुलना में, इसलिए हम लोग कहते हैं कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो है वो कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, वही चीज बता दे रहे हैं, क्या लिखा हुआ, इस परीक्षण के द्वारा ट्रांसफार्मर की फुल लोड अवस्था में अर्थात निम्न वोल्टेज बाइंडिंग को शॉर्ट किया जाता है, वही हमने अभी बताया आपको, लो वोल्टेज साइड को शॉर्ट किया जाता है, ठीक। और ताम्र क्षति का मान ज्ञात करने के लिए, मतलब कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, लो वोल्टेज साइड को शॉर्ट कर दिया जाता है, ठीक। यही चीज लिखा है, अमीटर, वाट मीटर, वोल्ट मीटर को उच्च वोल्टेज में संयोजित किया जाता है, मतलब हाई वोल्टेज साइड जोड़ा जाता है, लो वोल्टेज साइड क्या होता है, शॉर्ट रहता है, ठीक। अब इसके बाद ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, यही फिगर बना हुआ है शॉर्ट सर्किट टेस्ट का, जो कि हमने आपको पहले ही बना के दिखा दिया है। ये हमारा वाट मीटर है, ये वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगा रहता है लाइन के, याद रखिएगा। अमीटर हमेशा सीरीज में लगा रहता है, धारा को मापता है, ठीक, इसीलिए सीरीज में लगा हुआ है। और हाई वोल्टेज साइड क्या है, हमारा इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, हाई वोल्टेज इस AHV है, और ये क्या है, लो वोल्टेज LV, लो वोल्टेज, ठीक। लो वोल्टेज इधर रहता है, उधर नंबर ऑफ टर्न, ये घुमाव कम रहता है, ठीक। अब इसमें ये घुमाव कम रहेगा, NS बराबर NP, देखिए NP का जो मान होगा, NS सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न से प्राइमरी वाला ज़्यादा रहता है, ठीक। अब देखिए क्या कहता है, कह रहा है हमारा कि ये हाई वोल्टेज हो गया, ये लो वोल्टेज हो गया, लो वोल्टेज शॉर्ट है, हाई वोल्टेज साइड सभी इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, जब शॉर्ट करेंगे धारा प्रवाहित होगा, धारा इसमें से होके आएगी अमीटर, उसी समय हम इधर साइड का वोल्टेज नापते हैं। इसके द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा, कॉपर लॉस, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। ट्रांसफार्मर की विद्युत वाहक बल समीकरण, मतलब कि जो ट्रांसफार्मर में EMF इक्वेशन होता है उसका समीकरण क्या होता है, E, इसको मिटाते हैं, E बराबर, मतलब कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई मैक्सिमम, याद रखिएगा फाई मैक्स है, इंटू FN, ठीक। तो ये क्या कर रहा है, मतलब कि जो विद्युत वाहक बल है हमारा किस पे निर्भर कर रहा है, पहला तो फ्लक्स पे, दूसरा फ्रीक्वेंसी पे, तीसरा नंबर ऑफ टर्न पे, मतलब किसी ट्रांसफार्मर में कितना विद्युत वाहक बल पैदा होगा। देखिए ऐसे ट्रांसफार्मर होता है ना, ये बाइंडिंग होती है, ठीक,
अब देखिए ये 220 वोल्ट दे रहे हैं मान लीजिए जब AC, तो इसमें फ्लक्स जनरेट होता है। फ्लक्स कोर में से होते हुए ऐसे घूमते हुए आता है, क्या करेगा, ऐसे घूमते हुए फ्लक्स इसके चारों तरफ जाता है और इसको कट करता है। तो यहाँ E1 यहाँ उत्पन्न होता है, E2 यहाँ पे। विद्युत वाहक बल जब कॉइल को काटता है तो उसमें क्या होता है, EMF उत्पन्न होता है। ठीक, वही कह रहा है वो कितना उत्पन्न होगा, जितना ज़्यादा फ्लक्स उतना ज़्यादा EMF। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है ना, अगर E किसके बराबर है, अगर फ्लक्स का मान ज़्यादा रहेगा E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, मतलब जब फाई फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो विद्युत वाहक बल का मान बढ़ेगा। ठीक, इसी तरह फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का भी मान बढ़ेगा तो विद्युत वाहक बल का मान बढ़ेगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी इंडिया में कितना करते हैं, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। ठीक, कितना है, 50 हर्ट्ज। नंबर ऑफ टर्न, जितना ज़्यादा टर्न रहेगा उतना ज़्यादा विद्युत वाहक बल पैदा होगा। ठीक, जैसे कि यहीं बना दे रहे हैं कि कोई देखिए ऐसे ट्रांसफार्मर है, इधर 1 टर्न है, इधर 5 टर्न है, तो देख के बता देंगे किधर वोल्टेज ज़्यादा होगा, जिधर नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होगा, N2। ई का है N1, तो V1 जो होगा, V1 की वैल्यू V2 से कम होगी, मतलब V2 मान ज़्यादा होगा। जिधर ज़्यादा संख्या उधर ज़्यादा वोल्टेज पैदा होगा। यही चीज़ कह रहा था ये कि EMF जो है वो हमारा फाई मैक्स FN होता है। ठीक, देखिए प्रत्येक साइकिल में चुंबकीय फ्लक्स 4 बार शून्य एवं अधिकतम मान के बीच परिवर्तित होता है। ट्रांसफार्मर हम जानते हैं AC होता है, क्या होता है, AC। तो AC में करंट कैसे प्रवाहित होता है, ऐसे बता है, ये यह परिवर्तित हो रहा है 0, ठीक, 1, 2 ऐसे रहता है। ठीक, तो देखिए हमारा पहले यहाँ मान लीजिए हम 0 मान ले रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ 0 हो गया, यहाँ मैक्सिमम हुआ, फिर यहाँ देखिए ये क्या कर रहा है, एक बार मैक्सिमम फिर एक बार 0 वाली लाइन पे आया ना, एक बार मैक्सिमम फिर एक बार 0, मतलब कि प्रत्येक साइकिल में जो चुंबकीय फ्लक्स है एक बार 0, एक बार मैक्सिमम, एक बार मैक्सिमम, एक बार 0, तो 1, 2, 3, 4, एक पूरा साइकिल में जो है क्या करा, प्लस ये हो गया माइनस, एक पूरा साइकिल में 4 बार कम और 0, मैक्सिमम और 0 हो रहा है। ठीक, तो इसी को क्या कर रहा है, तब हम लोग क्या करेंगे, तो EMF जो होगा E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 फाई मैक्स F इंटू N। ठीक, तो ये हमारा फार्मूला हो गया। अब देखिए ये जो E है ना वो RMS वैल्यू है, क्या, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। तो अब E देखिए ERMS बराबर होता है, ERMS बराबर E एवरेज इंटू फार्म फैक्टर। क्या होता है, फार्म फैक्टर। तो मतलब कि RMS का जो वैल्यू होगा ERMS बराबर क्या हो जाएगा, फार्म फैक्टर, फुल एक साइकिल पूरे चक्कर का फार्म फैक्टर का मान होता है 1.11, तो मतलब 1.11 E एवरेज। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो अब इसको हटा रहे हैं देखिएगा, इसके बाद हो जाएगा E बराबर, देखिए अब यहाँ क्या कर देंगे, E बराबर क्या हो जाएगा 4.44 इंटू 5M F इंटू N। ये हमारा एक्चुअल फार्मूला आ गया। क्या आ गया, क्या हो जाएगा, E बराबर 4.44 5M F इंटू N। यही हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर का EMF इक्वेशन। अब देखिए यहाँ F क्या दिया है, देखिए फाई M क्या है, कोर में पैदा हुआ कुल चुंबकीय फ्लक्स फाई
फाई को वेबर से प्रदर्शित करते हैं। ई जो वोल्टेज बाइंडिंग में उत्पन्न होता है विद्युत वाहक बल, वो वोल्ट में होता है। ठीक। एफ से फ्रीक्वेंसी, एन बाइंडिंग की लपेट की संख्या। इसके बाद एक चीज और जान लेते हैं कि जो हमारा देखिए E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन है, अर्थात E1 N1 मान लेते हैं इसको। ठीक। फ्लक्स कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, 50 हर्ट्ज है, और एक बार जो हमने सप्लाई दे दिया फ्लक्स वो नियत है। तो अगर हम चाहें कि वोल्टेज बढ़ाना चाहें तो E2, अगर इसको मान लेना दूसरे साइड को, E2 बराबर N2। प्राइमरी साइड में क्या है, प्राइमरी में जो उत्पन्न होता है E1 होता है, और द्वितीयक में जो होता है वो E2 होता है। इधर N2 टर्न है, इधर है N1। N1 टर्न क्या है, टर्नों की संख्या N1। अब इसी को हम दोनों को बटे में कर देंगे, बराबर E1 बटे E2 बराबर, समझ आए, E1 बटे E2 बराबर क्या, N1 बटे N2। ठीक। क्या हुआ, E1 बटे E2 बराबर N1 बटे N2। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, टर्न रेशियो। टर्न रेशियो, ये पूछता है टर्न रेशियो किसको बोलते हैं, E1 अपान E2 बराबर N1 अपान N2। ठीक। अब इसके बाद देख लेते हैं, चलिए आगे चलते हैं। सब आप लोग नोट करते जाइएगा। एक बात याद रखिएगा, जिधर ज़्यादा घुमाव होगा उधर ज़्यादा वोल्टेज होगा। ठीक। जिधर कम घुमाव होगा उधर कम वोल्टेज होगा। चलिए आगे देखते हैं।